जी, सबसे पहले सर जो मेन कारण है डेयरी फार्म को फेल होने का, स्टार्टिंग से हमें लगता है कि डेयरी फार्म जो है वो बछड़ियाँ पैदा होंगी, फिर वो दूध देंगी, फिर और बछड़ियाँ पैदा होंगी, उससे हमारा फार्म चलेगा। पर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको नया डेयरी फार्म शुरू करना है तो आप सिर्फ गाय खरीदिए, गाय से दूध लेने में फ़ोकस कीजिए, बछड़ियाँ बढ़ाने में, अपने सिस्टम को बड़ा करने में स्टार्टिंग में मत आप जाइए। आप सिर्फ गाय खरीद के उनसे 2-3 साल तक दूध लेके उनसे आमदन कमाएँ, बछड़ियों या बछड़ों को ना पालें, एचएफ की अगर बात करें तो। और दूसरी बात ये है कि 2 साल के बाद फिर खुद से अच्छा सीमन लगा के जो आपके फार्म की सबसे अच्छी गाय हैं उन्हीं की बछड़ियाँ पालें। जो आपने बात की कि किसान भाइयों की डेयरी फार्म घाटे में क्यों होते हैं, अभी क्या हो रहा है कि लोग बछड़ियाँ, अच्छी गाय की बछड़ी और जो नॉर्मल गाय है उसकी बछड़ी सभी को बराबर पालते हैं, तो ज़्यादा बच्चे पालने के सिस्टम में वो अच्छी तरह पल नहीं पाते। तो बहुत से बड़े बड़े फार्म जो बंद होने का कारण यही है कि आप जो ज़्यादा बछड़ियाँ पालते हैं वो सभी बछड़ियों को खिला देते हैं, सही ढंग से नहीं पाल पाते, खर्चा वो खाती रहती हैं। तो हमारा यही अनुरोध है कि पहले 1-2 साल तक बछड़ियाँ कम पालें, उसके बाद आप जाके ब्रीडिंग के साइड जाएँ। नॉर्मल किसान स्टार्टिंग से ब्रीडिंग की तरफ जाता है और घाटे में हो जाता है। तो बछड़ियों का क्या करें फिर? बछड़ियों का ऐसा है सर, कई किसान हैं जो सिर्फ बछड़ियाँ ही पालते हैं, पंजाब में तो शुरू हो गया है। कई मतलब इसके जैसे फ़ॉरेन में होता है कि मिल्किंग के लिए फार्म अलग है, ब्रीडिंग के लिए अलग फार्म होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो गया है। हमारे जो फार्म चल रहे हैं अभी, बड़े जो फार्म हैं, वहाँ से जो बछड़ियाँ हैं वो किसान ले जाते हैं जो पाल लेते हैं, जो कम खर्चे में पालते हैं। वो उसको बेचने के बाद 2 साल में 10-20 हज़ार रुपये एक बछड़ी पे प्रॉफिट कमा के वापस बेच देते हैं। तो हमारा यही है कि आप एक काम पे फोकस कीजिए, या ब्रीडिंग कीजिए या डेयरी मिल्क के लिए चलाइए। तो अगर आप दूध की पर्पज़ से डेयरी शुरू कर रहे हैं तो आप सिर्फ दूध पे फोकस कीजिए पहले 1-2 साल। फिर जब आपका फार्म प्रॉफिट में आ जाए, आपका बैंक की किस्त पूरी हो जाए, उसके बाद फिर आप ब्रीडिंग की तरफ जाइए। यानी कि आपका कहना है कि ब्रीडिंग करें तो फोकस ब्रीडिंग पे ही रखें जी, नहीं तो पहले दूध पे फोकस रखें जी, और बछड़ियां जो हैं उनको बेच दें। हाँ, 2 महीने 3 महीने मतलब जब भी वो आते रहते हैं कस्टमर हमारे पास, तो बछड़ियाँ बिक जाती हैं और वो पाल लेते हैं तो उनका अपना वायबिलिटी आती है, क्योंकि किसान की लेबर खुद होती है, उनकी ज़मीन होती है, तो उनको पालना सुविधाजनक रहता इसका है। उस किसान को भी फ़ायदा है सर। जैसे किसी किसान के पास पैसा नहीं है पर उसके पास ज़मीन है, वो खुद खाली है, तो अगर उसको एक डेयरी फार्म शुरू करना है 10 गाय का या 20 गाय का, तो उसको 10-20 लाख रुपए चाहिए, पर उसके पास पैसे है नहीं, बैंक उसको दे नहीं रहा। तो ऐसे किसान बछड़ियाँ लेके धीरे धीरे करके उनको पाल के अपना फार्म बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से किसान हैं जो मतलब जिनके पास पूंजी नहीं है पर वो फार्मर बनना चाहते हैं। तो उससे ये है कि वो लोग बछड़ियाँ लेके फिर वो उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पर वो पाल के अपना व्यवसाय चला सकते हैं। तो इस तरह से आपने मतलब सक्सेसफुल बनाने का ये तरीका निकाला कि बछड़ियों को किसानों को बेच दीजिए जी, और गाय को मिल्किंग पे फोकस कीजिए। जी, तो दूध की अगर गणित की बात करें, क्योंकि आपका फोकस है कि दूध पे कॉस्ट कटिंग करके दूध पे फोकस करें, जी, जी। कितना दूध दे देती हैं और क्या भाव बिक जाता है? इसमें सर ऐसा है कि दूध जो है एक नॉर्मल अगर कमर्शियल डेयरी फार्म की पूरे साल की एवरेज निकालें तो 15 से 20 लीटर के बीच में एवरेज रहती है। यानी एक 100 गाय का जो फार्म है उसका दूध 1500, 1800, 1900 के आसपास रहता है। सर्दियों में 2200-2500, गर्मियों में 1400, एवरेज मतलब 15-18 की रहती है। तो उसमें यह है कि अगर हम मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि दूध निकालने के जो खर्चे हैं, तो 1 किलो दूध निकालने के ऊपर 300 से 350 ग्राम फीड लगती है। अगर उसका 30 रुपये रेट माने तो 10 रुपये के आसपास फीड का खर्चा है। उसके बाद 1 रुपया भूसे का खर्चा है, 50 पैसे से 1 रुपया। अगर हम हरा चारा या साइलेज खिला रहे हैं तो 5 रुपये का खर्चा आसपास वो है 1 किलो दूध पैदा करने पे। तो 15, 15.5, 16 तक ये हो गया। उसके बाद उसका मेडिसिन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फार्म पे लेबर, डॉक्टर, पूरा बिजली पानी सब मिला के 3-3.5 रुपये ये होता है 1 लीटर दूध पे। यानी अगर एक गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो 60 से 70 रुपये उसको ये सारे खर्चे पड़ते हैं। तो ये कुल मिला के तकरीबन 18-19 तक कवर होता है। उसके बाद अगर एक गाय साल में 2 महीने दूध नहीं दे रही और वो गाय अगर बाकी 10 महीने में 5000 लीटर दूध देती है और उसका खर्चा 2 महीने का 15,000 है, तो 3 रुपये हम वो ऐड करते हैं। यानी अगर 100 में से 80 गाय दूध दे रही है, 20 नहीं दे रही, तो उन 20 का खर्चा हम दूध पे ही डाल देते हैं। तो 18 से 2-3 रुपये जोड़ के वो 20-21 पे चला जाता है। फिर उसके बाद आपके मान लीजिए कोई फार्म में मोर्टेलिटी हो गई, कोई गाय कंडम हो गई, मान लीजिए रिपीटर हो गई, दूध नहीं दे रही, लंगड़ी हो गई, लाट टूट गई, कोई उस तरह के सिस्टम हो गए, तो उसका हम 2 से 3 रुपये वो रिस्क कवरेज में मानते हैं। तो लास्ट में जाके 24 रुपये के आसपास जो गणित है दूध का पैदा करने का, ड्राई गाय और दूध वाली मिला के वो पूरा हो जाता है। अब अगर आपके इलाके में रेट 30 रुपये है तो आपको 6 रुपये लीटर बचे, और अगर 35 रुपये है तो आपको 10-11 रुपये बच गए। तो रेट 30 से 35 के बीच में रहता ही है ऑल ओवर सब जगह। तो इस तरह का इसकी कैलकुलेशन है। मतलब आपका कहना है कि दूध का खर्चा जो प्रति लीटर का किसान को या डेयरी फार्मर को पड़ता है वो है 25 रुपये के आसपास। जी बिल्कुल। 30 से 35 जो फार्मर बेच पाए वो उसका बेनिफिट होता जी। तो ये तो आपकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसके बाद भी जैसे मैंने शुरू में पूछा फिर भी फेल हो जाते हैं अगर इसके, तो उसका कारण यही है कि उसका फीड का कॉस्ट बछड़ी का बढ़ जाती है, यही कारण है या और भी कोई? बिल्कुल ऐसा ही है सर। जैसे मान लीजिए एक गाय ने इस बार बछड़ी दी,
और अगले साल उसको फिर बच्चा देना है, तो उसने 2 बच्चे दिए और फिर वो उसकी जो बछड़ी है वो 2.5 साल के आसपास जाके बच्चा देगी। तो उस एक गाय को यानी ऑन एन एवरेज 1.5 बछड़ी पालनी पड़ती है अपने दूध से। एक गाय ने जितने पैसे बचाए उसी पैसों से किसान ने उस बछड़ी को खिला दिया। उसका सिस्टम तो बड़ा हो रहा है, पर उस सिस्टम का बड़ा होते होते उसके पास पैसे की इतनी तंगी आ जाती है कि वो ना तो गाय को ढंग से पाल पाता है, ना बछड़ी को ढंग से पाल पाता है, ना वो फार्म में कई ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाता। तो मेन मतलब यही है कि आप पहले 2 साल तक सिर्फ पैसा कमाओ और तीसरे साल से आप ब्रीडिंग पे आओ, जिससे अगर आपके फार्म में 10 गाय हैं तो 10 में से 2 या 3 गाय के ही बछड़ियाँ पालो, जो आपकी सबसे अच्छी गाय है। जो नॉर्मल गाय हैं उनकी बछड़ी मत पालो आप। तो इससे फिर क्या है कि फार्म में एक तो ब्रीड बड़ी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और दूसरा ये है कि फार्मर को स्टार्टिंग में पैसा आ जाएगा तो वो मोटिवेट रहेगा, वरना फिर वो एक बार पीछे चला गया तो दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास अभी कितने फार्म, कितनी गाय हैं? अभी हमारे पास राजपुरा में एक फार्म है जी, वहाँ 350 के करीब गाय हैं। सोनीपत में हमारा फार्म है, वहाँ पर 50 गाय हैं। वैसे हम छत्तीसगढ़ में फार्म है। छत्तीसगढ़ में ज़मीन काफ़ी सस्ती है, हरा चारा काफ़ी सस्ता है, इसीलिए मतलब वहाँ पे हम बछड़ियाँ पाल लेते हैं क्योंकि खर्चा काफ़ी कम पड़ता है। ये 3-4 फार्म है। तो चौथा ये सकरौदी में जो हमारा सेल परचेज़ का है, ये हमारी गऊ कंपनी है, जिससे हम किसानों के लिए गायें खरीद के यहाँ इकट्ठी रखते हैं और यहाँ से किसान हमारे से लेके जाते हैं। तो जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे से गाय भी खरीदते हैं। तो गायों की खरीद बेच के लिए ये फार्म हमने बनाया है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। तो यहाँ पर ग्याबन गाय भी मिल जाएगी, ग्याबन बछड़ी भी मिल जाएगी, खाली बछड़ी भी मिल जाएगी जो टीका लेने वाली है। तो यहाँ पर आपको हर तरह के पशु हर टाइम अवेलेबल मिलेंगे। 25 से 30 एनिमल हर टाइम खड़े रहते हैं। तो हम किसानों से ख़रीदते हैं और किसानों को ही बेचते हैं। अब सवाल ये आता है कि कई बार कहते हैं जी आप मॉनिटर नहीं करोगे, आप हाजिरी नहीं दोगे, आप वहाँ नहीं रहोगे तो सफल नहीं होगा। तो क्या शुरुआती दौर में ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आप तो कई सालों से कर रहे हो तो अब आपको एक मॉडल डेवलप हो गया तो आपको आसानी होगी। शुरुआत में कितनी ज़रूरी है कि वो जहाँ जो ओनर है वो रहे, पूरी 24 घंटे मॉनिटरिंग करे? और ये देखिए सर, ओनर का रहना एक अलग बात है और ओनर को पूरी जानकारी होना और सही काम सही समय पे करना वो अलग चीज़ है। तो सिर्फ होने से फ़र्क नहीं पड़ता सर, ओनर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो मैं एनिमल ला रहा हूँ या जो फार्म में सिस्टम है वो वैसे वैसे फॉलो हों जैसे जैसे होने हैं। अगर वो वैसे होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा 24 घंटे रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको उन चीज़ों की टेक केयर करनी है कि जो फार्म में हमें जैसे नया एनिमल आया उसकी 2-4 दिन तक मॉनिटरिंग पूरी करनी है कि इसको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आने का टेम्परेचर वगैरह तो नहीं हुआ, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। फिर जैसे गाय ब्याती है तो गाय के ब्याने के टाइम जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद बच्चे के पहले 2-3 दिन और गाय के अगले 5-7 दिन बच्चा देने के बाद उसकी केयर करनी है। फिर हीट में जो गाय आ रही है वो। तो फार्म में अगर हम देखें तो काम तो बहुत है, पर 24 घंटे रहने वाला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रहना ही रहना तभी फार्म कामयाब होगा। तो उसमें आप टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकते हैं, हमारे पास टैग हैं और उस चीज़ से टेक्नोलॉजी की हेल्प से काम हो सकता है। फीड की अगर बात करें, क्योंकि फीड का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो वो क्या ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? क्योंकि कई बार फीड महंगा भी लाते हैं पर वो आउटपुट भी नहीं मिल पाता है, अच्छा भी नहीं होता है कई। इसमें सर ऐसा है कि फीड अच्छी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपके पास हरा चारा या साइलेज कैसा है। क्योंकि पशु जो है वो कुदरती तौर पे साइलेज या फीड खाने के लिए नहीं बना, वो हरा चारा ही बना है पशु के लिए। तो सबसे पहली मतलब आपका ये होना चाहिए कि आपके पास हरा चारा पूरा हो, पूरी मात्रा में अवेलेबल हो। अगर वो नहीं है, कम है, तो फिर आपके पास साइलेज हो। फीड तो तीसरे नंबर पे आती है। अभी क्या है किसानों में ये है कि फीड अच्छी है तो फार्म अच्छा है, फीड अच्छी नहीं है तो नहीं। पर सबसे मेन बात यह है कि पशु को सबसे पहले हरा चारा चाहिए। हरा चारा कई जगह नहीं होता या मौसम के हिसाब से अवेलेबल नहीं होता या कई किसान खेती नहीं कर पाते, तो फिर साइलेज होना चाहिए। अगर साइलेज भी नहीं है, हरा भी नहीं है, तो फिर फीड आप कितनी भी अच्छी डाल दो, पशु तंदुरुस्त नहीं रहेगा। तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो दूध नहीं देगा। तो फीड तो दूसरे नंबर पे आ गई, पहले नंबर पे आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर अगर आपने फीड की बात की है तो फीड में अगर हम तो किसी कंपनी का ले रहे हैं, ब्रांडेड ले रहे हैं, तो किसी अच्छी कंपनी का लें जो बहुत अच्छा ब्रांड है। या फिर हम कर सकते हैं कि जहाँ से हम फीड का मटेरियल ले रहे हैं या बाहर से कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान की क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें कि उसमें कहीं फंगस तो नहीं लगी हुई, कहीं सामान ख़राब तो नहीं है। अगर उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फीड तो अगर पशु को थोड़ी कम भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, पशु कम से कम बीमार नहीं होगा। अभी क्या किसान कुछ भी खिला देते हैं, जो बचा है रोटी, जेल की रोटी और ब्रेड बचे हुए, कुछ और अनाप शनाप चीज़ें जो शहरों में मिल जाती हैं वो डाल देते हैं, तो उससे बचना चाहिए। तो बीमारी भी, क्योंकि स्पेशली एचएफ गाय में थोड़ी सी डिजीज प्रोन होती हैं, उसका भी क्या मेंटेनेंस ध्यान रखना पड़ता है ताकि पशु कम बीमार हो और उसको नुकसान कम हो? ये सर ऐसा ही है कि एचएफ जो गाय है इसका मतलब दूध देने पे फोकस ज़्यादा रहता है, ये अपने शरीर को कम लगाती है जो खाती है। तो इसका हमें यही ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है उसकी डाइट उसको उतनी मिल जाए जो रिक्वायर्ड है। हमारा क्या है कि किसान दूध तो ले लेता है पर जो गाय के शरीर के लिए पूर्ति है वो नहीं कर पाता। तो उसके लिए फिर वही बात आती है कि आपको हरा चारा, साइलेज और फीड पूरा सही मात्रा में देना है। तो अगर कोई भी किसान भाई है, अगर कोई उसका फार्म घाटे में जा रहा है
या उसको कोई भी चीज़ जानकारी लेनी है तो हमारी कंपनी इस काम के लिए है। आप नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे, तो किसी भी टाइम फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हम गाइड कर देते हैं किसानों को, कोई फार्म लॉस में है तो उसको भी गाइड कर देते हैं। जानकारी आप उपलब्ध करवा देते जी हैं। बिल्कुल सर। कुछ और पॉइंट हैं जिससे कि किसान घाटे में चला जाता है, या नया फार्मर या जो अभी भी डेयरी फार्मिंग चल रहे हैं, कोई और पॉइंट? और सर इसके अलावा ये है कि एनिमल जो है इसकी हेल्थ जो है उस पर मेन ध्यान देना है। अगर कोई गाय बीमार हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर देते हैं, घबरा जाते हैं। कोई इनको ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं आती जिससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत होती है। दूसरा, इसमें 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो इनमें जो कीड़े टिक्स हैं, जो चिचड़ी या कलीली बोल देते हैं, उससे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ 80% बीमारियाँ जो है उसी से आती हैं गाय में। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फार्म में स्प्रे ज़रूर करते रहें रेगुलर इंटरवल पे। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो टाइम टू टाइम करें। पेट के कीड़ों की दवा टाइम टू टाइम देते रहें। उसके अलावा अगर ये सब कुछ चीज़ें हम सही ढंग से फॉलो करेंगे तो फिर पशु बीमार नहीं होता। मिल्किंग की मशीनें साफ़ होनी चाहिए, दूध सही टाइम पे निकल जाए और आपका जो एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे। तो जब ये सब चीज़ें हम सही ढंग से करते हैं तो फिर फार्म में प्रॉब्लम आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और एक आपने, मैं देख रहा हूँ कि आपकी गायों में एक टैग लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये क्या है? ये मॉनिटरिंग में हेल्प करता है? जी सर, ये SCR कंपनी के टैग हैं। ये टैग जो हैं जब गाय के हम लगा देते हैं तो वो गाय का पूरा डाटा हमें कंप्यूटर में आ जाता है कि इसने जुगाली की या नहीं की, इसकी मूवमेंट क्या है, ये चली फिरी नहीं, इसने खाया नहीं खाया। तो वो सारी चीज़ें हमें एक तरह से हमारे मोबाइल पे और हमारे कंप्यूटर पे ये बता देता है। तो उससे हमें बहुत हेल्प होती है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बड़ा काम करना है, जब किसान एक जगह पे बैठ के काम करता है तो वो एक ही जगह पे कर पाता है। पर अगर उसको 2-3 जगह काम करना है, उसको ज़्यादा पशु रखने हैं, उसको कोई दूसरा काम है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है कि अगर कोई, जैसे कई लोग हैं वो जॉब करते हैं, कोई बैंक में मैनेजर है, उसने साथ के साथ डेयरी फार्म भी किया हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पार्ट टाइम करते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपना दूसरा काम भी चला सकते हैं और साथ के साथ डेयरी फार्म भी कर सकते हैं दूसरी जगह बैठ के भी। तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। मॉनिटरिंग में हेल्प मिलती जी, हेल्थ मॉनिटरिंग में पशु बीमार हो या गाभिन होने का समय, AI का जो समय हीट में आए, वो सब बता देता वो है। सब बता देते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू में ज़्यादा कर लेता है फार्मर या कोई डेयरी शुरू करने वाला, और बाद में उसके इंटरेस्ट और उसकी ही कॉस्ट इतनी हो जाती है कि वो रनिंग कॉस्ट के अलावा ब्याज भरना मुश्किल हो जाता है। जी जी। तो कितने मिनिमम से शुरू करें, अगर छोटे या बड़े की बात करें, कितने पशु लाए और उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट मिनिमम करें? उसके लिए सर 2 चीज़ें हैं। एक तो शेड जो है, स्टार्टिंग में बहुत बड़ा शेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती किसान को। जैसे इंडिया में, भारत में छोटे किसान ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर लोग 10 गाय का एक नॉर्मल शेड से शुरू कर सकते हैं। 10 से भी नहीं करना तो 5 से भी कर सकते हैं। पर अभी नॉर्मल जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें कहते हैं कि अगर आपको 10 का करना है तो 5 अभी लाओ, 5-6 महीने बाद लाओ। वो कॉन्सेप्ट से हम एग्री नहीं करते सर। हम ये बोलते हैं कि आप जितना भी एनिमल लाने हैं वो इकट्ठे लाओ, एक बार में लाओ, ताकि आपका एक बार एनिमल पूरे हो गए दोबारा रिस्क का नहीं रहेगा। वरना बार बार एनिमल खरीदते रहोगे, बार बार एनिमल ऐड करोगे तो आपका फार्म रिस्क पे रहेगा। बाहर से जब एनिमल आते हैं तो कोई बीमारी ला सकते हैं। तो एक तो ये है कि एनिमल आप इकट्ठे लीजिए ताकि आपको प्रॉफिट इकट्ठा शुरू हो जाए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 50 गाय का शेड बनाते हैं, 25 बनाते बनाते बाकी सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो बाकी 25 खरीद ही नहीं पाते। तो मेन तो यही है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एनिमल पे करें, दूसरी चीज़ों पे कम करें स्टार्टिंग में, और फिर उसको चला के उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एनिमल बढ़ाते रहें। तो मान लीजिए आप 10 एनिमल किसी ने खरीदे, एक साथ खरीद लिए जी। तो वो 10 फिर ड्राई भी एक साथ होंगे, तो फिर कैसे रोटेशन? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। जैसे एनिमल बच्चा इकट्ठा दिया हमने, 10 एनिमल खरीद लिए, उसके बाद वो हीट में आएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, 10 में से 3 एनिमल को 45 दिन पे AI कर दीजिए, फिर अगले 3 को 60 दिन पे या 70 दिन पे कीजिए, फिर अगले 3 को 90 दिन पे कीजिए। ये नेचुरली भी वैसे होता ही है, क्योंकि सारी गाय पहले टीके में तो रहती नहीं। कुछ गाय रहेंगी, कुछ रिपीट हो जाएंगी, फिर कुछ अगले में रहेंगी, फिर कुछ अगले में। तो 3-4 महीने में आप इसको कवर कर सकते हो। तो जब ड्राई होंगी तो 10 नहीं होंगी, उसमें से हो सकता है एक टाइम में 4 ड्राई हो जाए। जब अगली 4-5 होंगी तो पहले वाली 4 भी आ जाएंगी, क्योंकि 12 महीने में पूरा फार्म तो बच्चे नहीं देता। कई गाय हैं वो 14 महीने बाद बच्चा देगी, कोई 16 बाद देगी, कोई 18 बाद देगी। तो ये कर लेना चाहिए मतलब। तो इससे एक रोटेशन बन जाता जी, है, रोटेशन आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आपने इकट्ठी खरीद लो इकट्ठी बच्चा देंगे, क्योंकि जब आप AI नहीं करोगे तो बच्चा कैसे देगा। अब आता है, जैसे दूध की मार्केटिंग की बात करें तो क्या बिक जाता है, बेचने में कोई समस्या तो नहीं रहती? नहीं सर, हर स्टेट में लगभग कोऑपरेटिव है जो दूध इकट्ठा करती है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में लगभग कोऑपरेटिव्स हैं। और दूध की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है पिछले 1-2 साल में। तो पहले दिक्कत आती थी कि दूध बहुत ज़्यादा पैदा हो गया तो प्लांट नहीं उठा रहा है, दूध नहीं बिक रहा। पर अभी वो प्रॉब्लम नहीं रही है। दूध सब जगह बिक जाता है, 1-2 रुपये रेट ऊपर नीचे सब जगह होता है। पर दूध बेचने में तो मुझे अभी तक नहीं कहीं से भी जानकारी आई कि दूध नहीं बिक रहा। HF गाय, क्योंकि आप HF का फार्म है आपका और आपने शुरू से HF पे ही काम किया है, जनरली ये परसेप्शन है कि HF गाय का दूध अच्छा नहीं होता, इससे बीमार हो जाता है, ये तो गाय ही नहीं है, देसी का होना चाहिए।
तो अभी आप दूध के सेक्टर में काम करें, पशुपालन में, ज़्यादातर दूध देश में किन से आता है? भैंस का है, देसी गाय का, एचएफ का है? और क्या ये उनका मानना सही है कि एचएफ सही नहीं और देसी सही है? ये इस पे क्या आपके एक्सपीरियंस है? देखिए सर, ऐसा है, दूध की प्रोडक्शन जो है वो तो एचएफ गाय की काफ़ी ज़्यादा है दूसरी गाय से। वर्ल्ड में सब जगह लगभग एचएफ गाय ही है। और दूसरी बात करें कि ये गाय नहीं है या दूसरी है, तो ये कोई मतलब प्रूव नहीं हुआ है कहीं भी। देसी गाय और एचएफ गाय के दूध में फ़र्क ये रहता है कि इसका दूध थोड़ा देसी गाय का गाढ़ा होता है, फैट ज़्यादा होती है, और इसकी थोड़ी फैट कम होती है क्योंकि ये दूध ज़्यादा देती है। और बीमारी या कैंसर होना या दूध अच्छा ख़राब होना, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप गाय को क्या खिला रहे हो और उस गाय को आप कैसे रख रहे हो। तो अगर आप एचएफ गाय को रख रहे हो और जैसे आपने देखा कि यहाँ पर गाय खुली है, अच्छा शेड है, नीचे सूखी जगह है, पानी खुद से पी ले रही है, खाना खुद से खा ले रही है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अच्छा दूध देगी, इसको बीमारी भी नहीं लगेगी। अगर कोई देसी गाय है, आपने उसको तबेले में रखा हुआ है और उसको बांध के रखा है, उसको खिलाने के लिए आप अच्छा नहीं खिला रहे, तो उसका सिर्फ ब्रीड से अच्छा दूध नहीं होगा, अच्छा दूध होगा अच्छा खिलाने से। तो अगर देसी गाय है उसको आप अच्छा खिला रहे हो तो वो अच्छा दूध देगी, पर देसी गाय उसको अच्छा नहीं खिला रहे नहीं देगी, ऐसी इसमें है। तो थोड़े से मिथ बने हुए हैं, वो धीरे धीरे वो लोग समझ जाएंगे। ओवरऑल दूध की अगर पूर्ति की बात करें, अपने देश की बात करें, तो ज़्यादा किसका कम? ज़्यादा एचएफ का ही दूध है सर इंडिया में जो प्लांटों में जा रहा है। तो जो लोग थैली वाला दूध पी रहे हैं वो ये मान के चलें कि वो एचएफ का ही पी रहे हैं सर। भैंस का भी कम है, एचएफ ज़्यादा है? भैंस का काफ़ी कम है सर। भैंस का हलवाइयों के पास और लोकल घरों में बिकता है ज़्यादा। प्लांट में इस एचएफ के दूध का रेट भी ज़्यादा है सर गाय के दूध का। वो गाय कोई भी हो, भैंस के दूध से पर फैट रेट ज़्यादा होता है। तो मतलब जो थैली में आ रहा है वो एचएफ का ही पी रहे हैं? मान के चलिए सर। और अगर ये माने कि जी एचएफ तो वैसी है, तो इसका मतलब और दूध वैसे मिलेगा नहीं। नहीं सर। तो अब सवाल है कि एचएफ में फिर अच्छे तरीके से किया जाए, आपका ये मानना है? जी बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर आपने जो बातें बताई उसका ध्यान रखें तो प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल प्रॉफिटेबल है सर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।